उत्तर वैदिक काल के पिछले वीडियो में आपने आर्यों का भूगोल देखा। वो किन क्षेत्रों में निवास करते थे और कैसे पूर्व दिशा में उत्तर भारत के मैदान में पूर्व की तरफ आर्यों का प्रसार हुआ। इसके पहले वाले वीडियो में देखा उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था या आर्थिक जीवन, इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी कृषि में लोहे का प्रयोग। आपसे पूछा जाएगा उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा बदलाव क्या था? कृषि में लोहे का प्रयोग और दूसरा स्थायी जीवन का विकास। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया। अथर्ववेद में लोहे के अर्थ में कृष्ण अयस और श्याम अयस का उल्लेख हुआ है। ये पहला प्रमाण है कि लोहे का प्रयोग इस काल में प्रारंभ हुआ। अथर्ववेद में कृष्ण अयस और श्याम अयस का प्रयोग हुआ है। दूसरा प्रमाण उत्खनन से प्राप्त होता है, खुदाई से। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतिरंजी खेड़ा नामक स्थान से खुदाई में जो लोहे का प्रमाण प्राप्त हुआ है वो भी 1000 BC का ही है, अर्थात 1000 ईसा पूर्व का है, जो कि उत्तर वैदिक काल का ही हो सकता है। तो दो प्रमाण मिले हैं लोहे के प्रयोग के, पहला अथर्ववेद में और दूसरा अतिरंजी खेड़ा से खुदाई में। ये सब सवाल बार बार पूछे जाते हैं। उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट समझ सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट, कृषि में लोहे के प्रयोग से कृषि में उत्पादन बढ़ा। एक तरह से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो इस तरह से आर्य पशुपालन की अवस्था से निकलकर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर गए। ठीक है। भौतिक जीवन में धीरे धीरे स्थायित्व का विकास हुआ। कृषि में उत्पादन बढ़ा तो आर्यों की कृषि में रुचि बढ़ी। इस तरह से आर्य एक ही जगह पर टिक कर खेती करने लगे। इस तरह से भौतिक जीवन में स्थायित्व का पुट आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के स्थायी जीवन के विकास के दो और प्रमाण मिलते हैं। एक, पूरे उत्तर भारत की खुदाई में दो तरह के मृदभांड सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं पूरे उत्तर भारत की खुदाई में। एक चित्रित धूसर मृदभांड मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन, चित्रित धूसर मृदभांड, और उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड। इनसे भी सवाल अक्सर बनते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर PGW, और उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड मतलब नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW। ठीक है। ये दोनों मृदभांड जो उत्तर भारत की खुदाई में जगह जगह से मिले हैं, ये दोनों मृदभांड भी आर्यों के स्थायी जीवन की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट, इस काल में पशुपालन का धंधा जो कि ऋग्वैदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण था, इस काल में पशुपालन का धंधा गौड़ हो गया और कृषि का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित 4 विभिन्न क्रियाओं का उल्लेख आया है, जैसे जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई। ठीक है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में 24 बैलों द्वारा जोते जाने वाले हलों का भी उल्लेख आया है। ये दोनों उल्लेख जो शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होते हैं, इससे भी पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास हो रहा था, कृषि व्यवस्था विकसित हो रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में जहां केवल एक ही अनाज यव का उल्लेख मिलता है, वहीं उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में वहीं चावल, गेहूं, उड़द, मूंग इत्यादि विभिन्न अनाजों का उल्लेख आया है उत्तर वैदिक साहित्य में। अतिरंजी खेड़ा की खुदाई में भी चावल और गेहूं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जहां से लोहा प्राप्त हुआ है एटा जिले में। उत्तर वैदिक साहित्य में करीश को गोबर की खाद के लिए करी शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि खेत में डाला जाता था गोबर की खाद, और हल के लिए सीर शब्द का प्रयोग हुआ है, सीर। नेक्स्ट, कृषि का महत्व जैसे जैसे बढ़ता गया, भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना मजबूत होती चलेगी। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में क्या था? भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि कृषि व्यवस्था ही विकसित नहीं थी, तो भूमि से उनका जुड़ाव लगाव नहीं था। उत्तर वैदिक काल में कृषि से उत्पादन बढ़ा, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ, तो भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना भी धीरे धीरे मजबूत हो गई। इस तरह से आर्थिक जीवन में, उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन में कबायली मान्यताओं का पतन होने लगा। सामूहिकता की जो भावना थी उसका लोप हो गया। उत्तर वैदिक आर्य 4 प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे, मृदभांडों का, 4 प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग करते थे। लाल और काला मृदभांड मतलब एक ही मृदभांड लाल और काला दोनों रंगों से होता था। लाल और काला मृदभांड, लाल मृदभांड NBPW यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड, और PGW
यानी पेंटेड ग्रेवेयर यानी चित्रित धूसर मृत भांड। 4 तरह के बर्तनों का उपयोग करते थे, इन दिनों का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा प्रयोग लाल मृत भांड का होता था। ये सवाल भी बार बार पूछा गया है कि उत्तर वैदिक आर्य सबसे ज्यादा कौन से बर्तन का प्रयोग करते थे? लाल मृत भांड का ज्यादा प्रयोग करते थे। इसके अलावा जो पेंटेड ग्रेवेयर था यानी चित्रित धूसर मृत भांड ऊपर वाला, ये विशिष्टता सूचक था यानी प्रतिष्ठा सूचक था। इसका प्रयोग करने वाले विशिष्ट वर्ग माने जाते थे। आमतौर पर इसका प्रयोग उच्च वर्गों के समृद्ध लोग ही इसका प्रयोग करते थे। किसका? चित्रित धूसर मृत भांड विशिष्टता या प्रतिष्ठा का सूचक था। ठीक है। नेक्स्ट, पुरुष मेध। उत्तर वैदिक काल के साहित्य में पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख हुआ है। तो पुरुष मेध यज्ञ के विवेचन में कई व्यवसायों का उल्लेख हुआ है, कई शिल्पों का या शिल्पियों का उल्लेख हुआ है। जैसे तक्षण बढ़ई था। ठीक है, जैसे तक्षण, धातु शोधक, रथकार, चर्मकार, स्वर्णकार इत्यादि। लिख लीजिएगा, सब महत्वपूर्ण, कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो कुछ शिल्पी समाज में अपनी समृद्धि के चलते इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें रत्नियों का दर्जा प्राप्त था। राजा के जो पदाधिकारी थे उन्हें रत्निन कहा जाता था। रत्निन अर्थात राजा के पदाधिकारी, रत्निन राजा के पदाधिकारियों को कहा जाता था। तो कुछ शिल्पी इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें रत्नियों का दर्जा प्राप्त था। राजसूय यज्ञ, जो कि राज्याभिषेक होता था राजा का, तो उसमें सबसे बड़ा यज्ञ राजसूय यज्ञ होता था। तो राजसूय यज्ञ के दौरान एक प्रथा थी कि रत्न हवीसी अनुष्ठान होता था। यहाँ मैंने नहीं लिखा है, राजसूय यज्ञ के दौरान एक रत्न हवीसी अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, उस अनुष्ठान के अवसर पर राजा सभी रत्नियों के घर जाता था। रत्नी मतलब अपने पदाधिकारियों के घर जाकर उन्हें रत्न दान करता था। क्या दान करता था? रत्न दान करता था। तो राजसूय यज्ञ के दौरान रत्न हवीसी अनुष्ठान के अवसर पर राजा विभिन्न रत्नियों के घर जाकर रत्न दान करता था। उन रत्नियों में तक्षण और रथकार भी शामिल थे। तक्षण और रथकार, इससे पता चलता है कि कुछ शिल्पियों को रत्नी का दर्जा प्राप्त था, यानी इतने महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट, सूदखोरी का धंधा। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता गया, सूदखोरी का धंधा भी मजबूत होता गया। ऋग्वेद में सूदखोरों को वेकनाट कहा गया है और शतपथ ब्राह्मण में इनके लिए कुशीदिन शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी तक मुद्रा प्रणाली का आविर्भाव नहीं हुआ था। मुद्रा आ गई थी, कुछ मुद्राएं थीं, लेकिन मुद्रा प्रणाली का आविर्भाव नहीं हुआ था। प्रणाली मतलब लेन देन में उनका बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ था। मुद्रा का आविष्कार हो गया था, ठीक है, लेकिन लेन देन में उनका प्रयोग नहीं हुआ था। यही मैंने लिखा है कि मुद्रा प्रणाली का अभी तक आविर्भाव नहीं हुआ था। अतः व्यापार अर्थात लेन देन वस्तु विनिमय के रूप में होता था, ज्यादातर अनाजों के रूप में, लेन देन के रूप में। जैसे हमने कुछ खरीदा, उसके बदले में अनाज दे दिया, इसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय। ठीक है। निष्क, शतमान, पाद और कृषडल माप की अलग अलग इकाइयां थी। वस्तुओं को मापने की ये अलग अलग इकाइयां थी। ये चारों याद कर लीजिएगा। ठीक है। निष्क और शतमान क्या थे, या उत्तर वैदिक कालीन में माप की इकाइयां निम्नलिखित में से कौन है या कौन नहीं है, इस तरह से पूछा जाता है सवाल। रत्तिका और गुंजा भी बाट की छोटी इकाइयां थी। रत्तिका और गुंजा ये बाट की छोटी इकाइयां थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था उसका उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में निष्क एक स्वर्ण आभूषण था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते इसका प्रयोग एक मुद्रा के रूप में होने लगा। ठीक है। निश्चित रूप से केवल धनी वर्गों के लोग ही सोने की मुद्रा है, निष्क स्वर्ण आभूषण था पहले, अब मुद्रा हो गया, तो निश्चित रूप से धनी वर्गों के लोग ही इसका प्रयोग करते रहोगे, लेकिन मुद्रा प्रणाली में इसका प्रयोग नहीं होता था, आम लेन देन में इसका प्रयोग नहीं होता था। इसी तरह शतमान चांदी की मुद्रा थी, निष्क सोने की और शतमान चांदी की। इसके अलावा जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा तो राजा जनता से, प्रजा से कर मांगने लगा। ठीक है। तो भाग, शुल्क, बलि इत्यादि कर राजा को दिए जाते थे, लेकिन भाग, शुल्क, बलि इत्यादि कर जो राजा को दिए जाते थे वो वस्तुओं के रूप में यानी अनाजों के रूप में ही होते थे। क्यों? क्योंकि मुद्रा प्रणाली का आविर्भाव नहीं हुआ था। ये हो गया उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। इसे अच्छे से नोट बनाकर लिख लीजिए। भूगोल के साथ साथ इतिहास को भी चलने दीजिए, नोट करते रहिए। धीरे धीरे इतिहास भी काफी, भूगोल समाप्त होने तक इतिहास भी काफी आगे बढ़ चुका होगा। इतिहास से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। कई लोग देखता हूँ कहते हैं इसे भूगोल पढ़ाइए, इतिहास से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, इतिहास एक याद करने वाला, फैक्ट वाला सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा समझाने की गुंजाइश नहीं है प्रीलिम या
ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। लेकिन फिर भी मेरे अनुभव से अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सामान्य अध्ययन में आप कहीं अधिक स्कोर करेंगे, इस बात को आप मानिए। इसलिए भूगोल के साथ साथ इतिहास को भी नोट करते रहिए, इसे पढ़ते रहिए, इसे गैर महत्वपूर्ण नहीं समझिए। ठीक है, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।